आज हमें पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। अब स्टार्ट कर रहा हूँ सेल वॉल से। ध्यान से सुनेंगे एक एक पॉइंट को, जो जो बतलाया जाएगा उस एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे और इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं सेल वॉल है क्या। तो देखेंगे, अगर सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा था मैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर कोई सेल हमारे पास, ये अगर मेरे पास कोई सेल है, ये सेल, तो ये सेल के बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाहर जो एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर, उसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम क्या देंगे? इसको नाम हम देंगे सेल वॉल। तो यही हमारे पास होता है सेल वॉल, एक स्ट्रक्चर। और इस सेल वॉल के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सेल वॉल के नीचे स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। कौन सा स्ट्रक्चर? सेल मेम्ब्रेन होता है। तो खैर अभी सेल वॉल पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सेल वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो पहले देखते हैं सेल वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल जो होता है सबसे पहले प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आउटर पार्ट ऑफ द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, ऐसे कह सकते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ये अगर सेल मेम्ब्रेन हमने कहा तो इसके बाहर कौन है? सेल वॉल है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है? सेल वॉल होता है। यह बात हम कह सकते हैं। अब एक बात ये हो गया, कहाँ पर प्रेजेंट है, ये लोकेशन हमने समझा दिया। इसके बाद अगर कोई पूछेगा कि क्या सेल वॉल सॉफ्ट होता है, तो कहेंगे नो, सेल वॉल इज नॉट अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर। सेल वॉल सॉफ्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है। सेल वॉल अगर बात करूं तो सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो सेल वॉल इज हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल इज रिजिड एंड हार्ड स्ट्रक्चर। सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है? सेल वॉल एक रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर होता है, एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है जो सेल को एक्चुअली सपोर्ट करता है। वो रिजिड होता है, वो मजबूती देता है किसको? सेल को। तो सेल वॉल एक प्रकार का हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया, सेल वॉल क्या होता है? एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक। अब ये तो हमने समझ लिया इसका लोकेशन क्या है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल के रोल के बारे में कि सेल वॉल का रोल क्या होता है। सेल वॉल का रोल क्या होता है? सेल वॉल क्या काम करता है? सेल वॉल का रोल होता है, सबसे पहला अगर बात करूं तो सेल वॉल का रोल होता है, रोल मतलब उसका क्या काम होता है। तो सेल वॉल का पहला रोल होता है प्रोवाइड शेप। प्रोवाइड शेप। सबसे पहली बात, सेल वॉल जो होता है सेल को शेप देने का काम करता है, सेल को आकार देने का काम करता है। सेल को वो आकार देता है, सेल को वो क्या करता है? सेल को वो शेप देता है, सेल को वो आकार देता है। मान लिया यह पेन है, तो ये पेन को आकार देने का काम किसने किया? प्लास्टिक ने किया। अगर प्लास्टिक नहीं होता तो इसमें रिफिल होता, तो पेन का आकार तो नहीं मिलता। लेकिन पेन का आकार किसने दिया? ये पेन का आकार दिया किसने? ये प्लास्टिक मटेरियल ने। दिस प्लास्टिक गिव शेप टू द पेन, दिस प्लास्टिक गिव व्हाट? शेप टू द पेन। उसने पेन को एक आकार दिया, एक ढांचा दिया, ठीक है। दूसरा इसका रूल क्या होता है? सेल वॉल जो मैंने अभी दिखाया है, इसका दूसरा काम होता है, ये सेल को स्ट्रक्चरली सपोर्ट देता है। ये प्रोवाइड करता है क्या? ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ये कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल को स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि अभी मैंने बताया ये रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जब ये रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर हुआ तो ये सेल को क्या करेगा? सेल को जो है, ये रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर होने से ये सेल को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करेगा।
जो सेल का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर उसका गड़बड़ ना हो। अगर हमने ऐसा सेल बनाया तो ये सेल राउंड ही रहे, ये सेल ऐसे लूज ना हो जाए, सेल का वो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वो मेंटेन रहे, जो मैंने बनाया है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। तो उसको मेंटेन रहने के लिए, उसको स्ट्रक्चरली सपोर्ट देने के लिए कौन आता है, सेल वॉल आता है, स्ट्रक्चरली उसको सपोर्ट देता है। ये हो गया हमारे पास, स्ट्रक्चरली सपोर्ट दे दिया। तीसरा हमारे पास रोल है, बिल्कुल आसान रोल है तीसरा, कि प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग। प्रिवेंट लिख रहा हूँ, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग। ये जो सेल वॉल होता है ना, ये सेल वॉल सेल को ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेल वॉल सेल को ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। ये ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग क्या है, ये समझना है भाई। ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग क्या है, हाँ ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग क्या है इसको समझना है। तो समझते हैं और ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग क्या होता है। सबसे पहले ये हम समझ रहे हैं सेल का ब्रस्टिंग कैसे होता है, वो पहले समझेंगे। ब्रस्टिंग ऑफ सेल को पहले समझते हैं। यहाँ पर ब्रस्टिंग ऑफ सेल, ब्रस्टिंग ऑफ सेल पहले ये समझते हैं कि ब्रस्टिंग ऑफ सेल होता कैसे है, सेल फटता कैसे। ब्रस्ट मतलब होता है फटना, ब्रस्ट मतलब फटना, कोई भी चीज़ ब्रस्ट करता है। तो सेल कैसे ब्रस्ट करेगा भाई, सेल तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो वो कैसे ब्रस्ट करेगा, तो एकदम ध्यान से सुनेंगे कैसे ब्रस्ट करेगा। सेल में क्या होता है, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या हुआ, ऑस्मोसिस होता है। अगर ऑस्मोसिस को समझें तो ऑस्मोसिस को ऐसे समझ सकते हैं कि हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ जो होती है वो लोअर का, कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर देखें तो वो चीज़ हमेशा जो होता है ना एक पैटर्न में मूव करता है। किसी भी चीज़ के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, एक पैटर्न में जो है सो मूव करता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, ये तो मालूम है कि वो हायर, कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। तो इसी प्रकार से सेल के अंदर भी जो है पानी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, मूव करता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, जनरली अगर कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो उसको कहते हैं डिफ्यूज़न, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। लेकिन अगर वही चीज़ वाटर के केस में अगर हो, अगर वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ये क्लियर हो गया ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, कि कोई भी सब्सटेंस अगर हायर कंसंट्रेशन यानी कि कहीं पर वो सब्सटेंस ज़्यादा है, कहीं पर वो सब्सटेंस कम है। अगर हमने क्या किया, एक रूम में अगरबत्ती जलाया तो वो रूम अगरबत्ती के जो स्मेल है उससे भर जाएगा, लेकिन बाहर में वो स्मेल नहीं है, अगरबत्ती के धुएं से पूरा रूम भर जाएगा, है ना। लेकिन अगर बात करें तो बाहर में वो जो गैस है वो कम है, अगर सपोज करो, तो वो क्या होगा, वो जो अगरबत्ती का जो स्मेल है वो क्या करेगा, रूम से बाहर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि रूम में अगरबत्ती का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर में है ही नहीं, बाहर में है ही नहीं। तो वो अगरबत्ती का जो गैस है वो अंदर से किधर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, अगरबत्ती का स्मेल अंदर से बाहर की ओर जाएगा। तो इसे वो कहते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब पानी का इस प्रकार से मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन वही अगर वाटर के केस में होगा तो सिंपल सी बात है, उसका नाम क्या पड़ जाएगा, ऑस्मोसिस पड़ जाएगा। बिल्कुल आसान हो गया, हाँ बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो सेल ब्रस्ट कैसे होता है, कि जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी गया तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि ऑस्मोसिस में क्या के कारण क्या होता है, ब्रस्टिंग ऑफ सेल हम समझ रहे थे कैसे होता है, तो हमने समझा कि ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के कारण जब एंट्री हो जाता है सेल के अंदर, किसका एंट्री हो जाता है, वाटर का। एंट्री ऑफ क्या होता है, वाटर, पानी का एंट्री होता है। अब सेल के अंदर पानी कैसे एंटर करता है ये समझना है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे इसको, कि एंट्री ऑफ वाटर सेल में कैसे होता है। सपोज करेंगे अगर हम एक यहाँ पर एक बीकर ले लिए,
हम समझा रहा हूँ कि सेल में पानी कैसे जाता है। और ये हमारे पास एक दूसरा बीकर है, दो बीकर है हमारे पास, एक बीकर ये है, दूसरा बीकर ये है। इस बीकर में सपोज करो एक सेल है, इस बीकर में, इस बीकर में एक हमारे पास क्या है, सेल है। हाँ बिल्कुल आसान। ये भी इस बीकर में एक सेल, इस बीकर में मैंने क्या रखा, एक सेल रखा। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। एक इस बीकर में सेल, एक बीकर नंबर ए, बीकर नंबर बी, ठीक है। हाँ हो गया, ठीक। तो ये सेल ए बीकर में, ये सेल बी बीकर में है, ठीक है। ये बीकर में अगर मान लीजिए इस बीकर में, दोनों बीकर में क्या है, पानी है, ठीक है, पानी है। इस बीकर में भी पानी है, ठीक है, पानी है। लेकिन इस बीकर में क्या है, जो नमक की जो मात्रा है, साल्ट जो है, साल्ट, वो इस बीकर में अगर मान लूँ साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऊपर दिखाया मतलब ज़्यादा है, नीचे दिखाया मतलब कम है। तो अगर इस बीकर में साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मैं कह रहा हूँ मोर है, ज़्यादा है, और इस बीकर में मैं कह रहा हूँ साल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, लेस है, कम है। इस बीकर में मैं कह रहा हूँ साल्ट का कंसंट्रेशन कैसा है, लेस, कम है ना। तो इस बीकर में जब साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस बीकर में साल्ट का कंसंट्रेशन कम है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, जब इसमें साल्ट कम होगा, साल्ट क्या होगा, कम, ठीक है। तो साल्ट जब इसमें कम होगा तो पानी क्या होगा, सेल से पानी जो है वो सेल से पानी बाहर आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, जब साल्ट ज़्यादा होगा तो सेल से पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, सेल से पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे, सेल से पानी क्या हो जाएगा, बाहर। जब साल्ट ज़्यादा है तो इस सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन में सेल है, सॉल्यूशन में साल्ट का मात्रा अगर ज़्यादा है तो पानी सेल से बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साल्ट पानी की मात्रा को सेल से क्या कर लेगा, खींच लेगा। पानी की मात्रा से सेल को क्या कर लेगा, मतलब सेल से पानी की मात्रा को, यहाँ पर नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है चूँकि, तो सेल से पानी की मात्रा को खींच लेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है, इस तरह को के सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आगे डिटेल में समझेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब हुआ क्या, साल्ट ज़्यादा। कैसे याद रखेंगे हाइपरटोनिक, हाइपर, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, तो इसीलिए नाम पड़ गया हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हमने देखा सेल से पानी बाहर आ रहा है, इस केस में क्या हो गया, चूंकि साल्ट ज़्यादा है वो पानी को सेल से खींच लिया, तो इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। इस बीकर में बात करें, ये बीकर नंबर बी, इस बीकर में पानी भी है लेकिन इस बीकर में साल्ट कम है, लो है, लेस है। तो इस कंडीशन में सेल में पानी चला जाएगा। अब सोखने वाला तो कोई है नहीं, तो सेल में पानी चला जाएगा। H2O, ये H2O है, ये H2O हर तरफ, और साल्ट का मात्रा पानी में कम है, तो सारा का सारा पानी सेल में चला जाएगा। तो इस केस में इस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपो, स्पेलिंग गलत हो गया, फिर से लिख रहा हूँ, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में कौन सा सॉल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, तो इस केस में सेल क्या होगा, सेल के अंदर पानी चला जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट आता है समझने वाला कि जब ही सेल के अंदर पानी चला गया तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। और सेल क्या कर जाएगा, स्वेल होने के बाद, और सेल अगर स्वेल होता है उसको कहते हैं टर्जिड। सेल जब स्वेल करता है उसको क्या कहते हैं, टर्जिड कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर एंट्री ऑफ वाटर होता है, अगर एंट्री होगा किसका, एंट्री ऑफ वाटर अगर होगा, एंट्री ऑफ वाटर अगर होगा, तो एंट्री ऑफ वाटर को कहते क्या है, एंट्री ऑफ वाटर को कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। एंट्री ऑफ वाटर को कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। एंट्री ऑफ वाटर को कहते हैं एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो पानी जब सेल के अंदर आया, इस केस में पानी सेल के अंदर आ रहा है क्योंकि साल्ट का मात्रा कम है, ये सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक।
हाइपोटोनिक के केस में पानी सेल के अंदर जा रहा था, तो उसको कहते हैं, उस ऑस्मोसिस का नाम है एंड ऑस्मोसिस। क्या नाम है? एंड ऑस्मोसिस। इस केस में जब पानी सेल के अंदर एंटर किया तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा, सेल फूल जाएगा, सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, सेल फूल जाएगा, यानी कि सेल बिकम्स टर्जिड, सेल टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। और जब ही सेल फूला तो सेल को फटने का भी चांस रहता है, सेल को फटने का भी चांस बढ़ जाता है, वो सेल ब्रस्ट भी कर सकता है, सेल का ब्रस्टिंग भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर सपोज करता हूँ ये हमारे पास कोई सेल है, ये उसके बाहर मेम्ब्रेन है, जब ही इसके अंदर पानी आ गया, पानी एक्सेस मात्रा में आ गया, तो पानी क्या करेगा? सेल के दीवार पर फोर्स लगाएगा, सेल के दीवार पर क्या लगाएगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा, सेल की दीवार पर क्या करेगा? फोर्स लगाने का काम करेगा। जैसे ही सेल के दीवार पर फोर्स लगाएगा तो सेल का दीवार को अगर स्ट्रक्चरली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो सेल का दीवार तो गया, सेल का दीवार तो चला गया, फट गया वो। तो इसी कारण से सेल का दीवार फट जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर करोल आता है, किसका? सेल वॉल का। किसका? सेल वॉल का। यही सेल वॉल अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर हो तो सेल मेम्ब्रेन को कहेगा नहीं तुम हिल नहीं सकते, सेल मेम्ब्रेन हिलेगा नहीं तो सेल वॉल फटेगा नहीं। क्या नहीं फटेगा? सेल नहीं फटेगा, सेल वॉल नहीं, सेल वॉल ही फटने से बचाता है, तो सेल नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि सेल वॉल उसको क्या किया? फटने से बचाया। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा, जैसे ही मान लेंगे ये अगर सेल वॉल है, ये है सेल वॉल, तो ये फोर्स लगाएगा, भले ही सेल मेम्ब्रेन जो है हिल जाए, लेकिन बाहर कौन है? बाहर ये हमारे पास क्या है? सेल वॉल। ये सेल वॉल बाहर है, ये सेल वॉल क्या करेगा? फटने से बचा देगा सेल को, सेल को फटने नहीं देगा। इसीलिए मैंने एक पॉइंट लिखा था, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग। ये ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग से क्या करता है? बचाता है। इसी का ये रहा डिटेल। और एक केस यहाँ पर ये भी देखा था, पानी का एंटर करने वाला समझ गया, ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग समझ में आ गया, उससे बचाता है कैसे वो भी समझ में आ गया। अब हमने एक केस ये भी तो बताया था कि सेल से पानी बाहर आता कब? जिस केस में साल्ट पानी में ज़्यादा होगा। तो अगर पानी में साल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो पानी में अगर साल्ट का मात्रा ज़्यादा है तो उस सेल से पानी को खींच लेगा, तो उसको हाइपोटोनिक नहीं हाइपरटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक कहते हैं। तो अगर ऐसा हो तो उस वक्त क्या होगा? एग्जिट ऑफ वाटर होगा, एग्जिट ऑफ वाटर होगा। और जब एग्जिट ऑफ वाटर होगा उस प्रकार के ऑस्मोसिस को क्या कहते हैं? एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या? कौन सा ऑस्मोसिस? ई एक्स, एक्स ऑस्मोसिस, उसको कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। तो ये हमें समझ में आ गया किस हिसाब से सेल वॉल शेप देने का काम करता है, स्ट्रक्चरली सपोर्ट देता है, ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग से सेल को प्रिवेंट करता है। तो ये हमें बात समझ में आ गया कि किस प्रकार से सेल वॉल जो है सेल को शेप देता है। फिर हमने समझा किस हिसाब से स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है। फिर हमने समझा किस प्रकार से सेल को ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग से प्रिवेंट करने का काम करता है। ये हमें समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान। तो ये हमने रोल समझा और इसमें एक इस पार्ट का हमने इतना डिटेलिंग करके इस पार्ट को समझा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब हमने समझ लिया, अब हम ये समझते हैं कि अगर मैंने समझा ये पेन क्या है? सेल वॉल। तो पेन के बारे में हमने ये समझा, मतलब इस सेल वॉल के बारे में ये समझा कि ये पेन होगा कहाँ। तो अभी मैंने समझा ये पेन जो है ये कॉपी पर रखा हुआ है, नोटबुक पर है, ये समझ लिया। इस प्रकार से सेल वॉल में समझा कि सेल वॉल कहाँ होता है, तो हमने कहा सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। फिर हमने अगर पेन से कंपेयर करें तो हम समझे कि पेन का क्या क्या काम है, तो मैंने देखा कि उससे लिखते हैं, है ना, उसे लिखने का काम करते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा सेल वॉल से क्या क्या काम करते हैं, शेप प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। अब मेरी बारी ये है समझना कि अगर ये पेन है तो ये बना किस चीज़ का? तो हमने कह देंगे ये प्लास्टिक का बना है। तो अगर ये सेल वॉल है तो ये सेल वॉल किस चीज़ का बना? अगर सेल वॉल है तो ये सेल वॉल किस चीज़ का बना? तो उसको समझना है हाउ सेल वॉल इज मेड, कि सेल वॉल कैसे बनता है। हाउ सेल वॉल इज मेड अप, सेल वॉल कैसे बनता है, इसको हम देख लेंगे एक बार शुरू से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, हाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ,
हाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, उसको हम समझेंगे। पहले इसको देख लेंगे एक बार, उसके आगे समझेंगे हाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। अब यहाँ से समझ रहे हैं सेल वॉल कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल वॉल इज मेड अप, सेल वॉल इज मेड अप, इज मेड अप, कि सेल वॉल कैसे बनता है, सेल वॉल कैसे बनता है इसको आप समझेंगे कि सेल वॉल कैसे बनता है। सबसे पहली बात अगर बताऊं तो सेल वॉल अलग अलग तरीके के चीज़ों से बनता है। तो सेल वॉल जो है अलग अलग तरीके से बनता है और सेल वॉल अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बना हुआ मिलेगा आपको। जैसे अब हम अगर बात करते हैं कुछ कुछ जगह पर जहाँ सेल वॉल पाए जाते हैं, वहाँ पर सेल वॉल किस किस चीज़ का बना है। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ एक बैक्टीरिया का, अगर ये एक सेल है, इसके बाहर क्या है, ये सेल वॉल है, इसके बाहर ये क्या है, सेल वॉल, ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल। ये किसका सेल बनाया हमने, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये हमने बनाया, ये किसका सेल हमने बनाया, बैक्टीरिया का। सपोज करेंगे ये हमने बैक्टीरिया का क्या बनाया, सेल बनाया, ये बाहर में हमने सेल वॉल दिखाया। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, वो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। बैक्टीरिया, क्योंकि मैं यही ना पढ़ रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल, उसी का स्ट्रक्चर, तो उसमें बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएगा। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बनता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बनता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बनता है। ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार से अगर बात करें तो ये हमारे पास एक सेल है, किसका सेल बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ अभी प्लांट का सेल। कौन सा सेल, प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल बना रहा हूँ। मैंने समझ लिया कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा वो बनेगा पेप्टाइडोग्लाइकेन का। और अब बात कर रहा हूँ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होगा वो बनता है सेलुलोज का। प्लांट सेल का ये क्या है, सेल वॉल है कि नहीं, हाँ सेल वॉल है। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो बनता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। ये किसका बनता है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में जो है सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडो नहीं पेप्टाइडोग्लाइकेन है, सॉरी। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बनता है सेलुलोज का, सॉरी। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बनता है सेलुलोज का। पेप्टाइडोग्लाइकेन का इसमें थोड़ी ना होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन का तो अभी बताया बैक्टीरिया में, तो फिर यहाँ पे नहीं लिखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन। प्लांट सेल तो किसका बनता है, सेलुलोज का बनता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का कौन बनता है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में एक और सेल बना रहा हूँ, जो कौन सा सेल है, जो है फंजाई, जो है फंजाई का सेल, फंजाई सेल। ये फंजाई का जो सेल वॉल है इसका सेल वॉल बनता है काइटिन का। फंजाई सेल वॉल, फंजाई का ये क्या है, सेल वॉल है, हाँ बिल्कुल। फंजाई का सेल वॉल जो है वो बनता है मेड अप ऑफ काइटिन, ये बनता है काइटिन का। ठीक है, तो हमने अलग अलग जगह पर देखा, हमने देखा बैक्टीरिया का सेल वॉल बना पेप्टाइडोग्लाइकेन का, प्लांट का सेल वॉल किससे बना, सेलुलोज का बना, फंजाई का सेल वॉल किसका बना, काइटिन का बना। अब हम थोड़ा सा रफ आइडिया में समझ लेते हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक प्रकार का क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होता है। यानी कि कह सकते हैं ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा, कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है उससे बनता है। ठीक है,
प्लांट सेल में जो सेलुलोज है वो भी सेलुलोज किस चीज़ का बनता है, कार्बोहाइड्रेट का ही बनता है। वो भी किस चीज़ का बनता है, कार्बोहाइड्रेट का ही बनता है। और फंजाई में जो सेल वॉल है ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही बनता है। ये भी किस चीज़ का बनता है, कार्बोहाइड्रेट का ही बनता है। ठीक है, मेनली फोकस किस पर करना अपने को, बैक्टीरिया पर। ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर में बता दिया अलग अलग जगह पर कौन कौन सा पाया जाता है। लेकिन मेनली अगर बात करूं बैक्टीरिया का सेल वॉल, तो हमने बताया था बैक्टीरिया का सेल वॉल, अभी मैंने देख भी लिया कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, पॉलीसैकेराइड, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और बैक्टीरिया के सेल वॉल का क्या नाम है, पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम है। ये हो गया हमारे पास, बिल्कुल आसान। अब थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, हमने कहा बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बनता है। एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, समझ, और आगे हम बढ़ते हैं, आगे और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से एक बात लिख रहा हूँ कि बैक्टीरिया सेल वॉल जो होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का अगर बात करें सेल वॉल, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बनता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन जिसका बैक्टीरिया का सेल वॉल बना, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन एक प्रकार का क्या है, केमिकल है। अब आगे हम समझेंगे डिटेल में कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, वो भी समझेंगे। लेकिन तत्काल अभी अगर समझूं तो क्या बताऊं कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, तो अभी हम ये समझा रहे हैं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, एक प्रकार का केमिकल है। कैसा, तो कार्बोहाइड्रेट का। तो इस पेप्टाइडोग्लाइकेन को एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन को ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से, कि पेप्टाइडोग्लाइकेन को एक सब्सटेंस डाइजेस्ट भी कर सकता है। इतना हार्ड भी नहीं है, एक सब्सटेंस उसको डाइजेस्ट कर देगा। एक्चुअली है तो हार्ड, लेकिन एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकेन को डाइजेस्ट कर देता, खत्म कर देता। उसका नाम है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। क्या नाम है, लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। दो चीज़ होता है, एक होता है लाइजोजोम, हमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, नाम सुना होगा। एक होता है लाइजोजोम, एक होता है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। एक का स्पेलिंग है LYSO, लाइजोजोम, SOME। एक का नाम है LYSO, लाइजो, ZYME, जाइम। तो जो लाइजोजोम है जिसका हमने नाम सुना होगा, दोनों में अगर कन्फ्यूज़न ना हो इसी लिख रहा हूँ। लाइजोजोम जो होता है, ये लाइजोजोम एक ऑर्गेनल होता है। लाइजोजोम क्या होता है, एक ऑर्गेनल होता है। लेकिन लाइजोजाइम एक ऑर्गेनल नहीं है, लाइजोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है। लाइजोजाइम एक प्रकार का क्या है, एंजाइम। और इस एंजाइम में इतनी ताकत होती है कि ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन को डाइजेस्ट कर देता, खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये लाइजोजाइम जो होता है ये डाइजेस्ट करता है पेप्टाइडोग्लाइकेन को। किसको डाइजेस्ट करेगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन को, पेप्टाइडोग्लाइकेन को लाइजोजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता, जो कि एक प्रकार का एंजाइम है। यानी कि अगर ये हमारे पास कुल मिलाकर अगर देखा जाए, सेल वॉल का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, जाली की तरह देखने में होता है। सेल वॉल का एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस प्रकार का होता है, जाली व जैसा स्ट्रक्चर है किसका, सेल वॉल का। सेल वॉल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का, जाली जैसा है ना। तो ये हुआ हमारा एक्चुअल में सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होता है उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये हुआ। ठीक है, हाँ, इसी को डाइजेस्ट कौन करता है, लाइजोजाइम। हो गया, समझ में आ गया, लाइजोजाइम जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लाइजोजाइम। समझ में आ गया, हाँ। ये लाइजोजाइम आपके टीयर्स में पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ कई एनिमल्स के सेलिवा में भी पाया जाता है। कौन, ये जो लाइजोजाइम है वो, है ना। कई सारे एनिमल्स के सलाइवा में भी पाया जाता है। एनिमल्स के, कई सारे एनिमल्स के सलीवा में भी पाया जाता है क्या, लाइजोजाइम। क्यों, क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया आया, उस बैक्टीरिया ने हमें सपोज हमारे आँख पर अटैक किया, किसी के आँख पर अटैक किया, जब आँख पर अटैक करेगा
तो उससे आँख में इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आँख में पाया जाता है, आँख के टीयर्स में पाया जाता है लाइजोजाइम, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को ख़त्म कर देगा, और जब उसमें पानी भरेगा तो उसका सेल वॉल फट जाएगा और बैक्टीरिया का जो सेल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए टीयर में पाया जाता है लाइजोजाइम। क्यों? क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया ने, फिर से समझेंगे, अगर बैक्टीरिया ने हमारे सपोज आँख में अटैक किया सपोज, तो वहाँ पर अटैक करेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्फेक्शन ना हो इसीलिए हमारे आँख के टीयर में पाया जाता है लाइजोजाइम। वो लाइजोसोम क्या, लाइजोजाइम वो लाइजोजाइम क्या करेगा, उस बैक्टीरिया के सेल वॉल, जो कि अभी बताया हूँ, उस सेल वॉल को ख़त्म कर देगा। जब सेल वॉल को ख़त्म कर देगा तो बैक्टीरिया में जब कभी भी पानी भरेगा तो बैक्टीरिया का जो सेल है वो फट जाएगा और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, वो बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से लाइजोजाइम एक्ट करके जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हमको और किसी भी एनिमल्स को क्या करता है, बचाता है। किसी भी एनिमल्स को क्या करता है, वो बचाता है। तो ये लाइजोजाइम के बारे में हमने कुछ समझा। अब आगे हम बात करते हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बनता है। तो एक्चुअल में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये दिखने में कैसा होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का रियल में स्ट्रक्चर कैसा है, रियल में स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसको बना करके हम एक्चुअली में समझेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। मैंने कहा ना अभी कि जाली जैसा एक्चुअल में देखने में होता है सेल वॉल। ये जो बना देता हूँ मैं ऐसे सिंपल, ये सिंपल ऐसे नहीं होता, ये तो रफली डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये होता है सेल वॉल ऐसा जाली टाइप का। इसी को कहते हैं बना है पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन किस किस चीज़ का बना है, उसमें क्या सब है, उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अब आगे हम समझेंगे। तो यहाँ तक हमने समझा।